क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 5 पार्ट 2 है। क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 5 पार्ट 2 है। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर आपको की गई है। इसमें देखिए क्या कि इसमें जो थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स इन गुआंतानामो बे, वुमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बेनियंस इन कोसोवो। You if you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such thing don't happen to anyone? टू एनी वन। हमने पहले जिन यहाँ पे देखिए क्या हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरत और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984-2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इसमें जो खास बात कही गई है, देखिए इसमें जो कहते हैं यू वुड, देखिए क्या है कि यू वुड परहैप्स डिजायर ए सिस्टम, where security, dignity and fair play are assured to everyone. You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. देखिए information, and if someone is arrested he or she should have a fair chance to defend themselves. You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be, देखिए one has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else. For one has to grant the same to everyone, but you might insist that the assurance does not remain on paper. That there is someone to enforce this assurance, that those who violate those that यानी कि there is someone to enforce this assurance, that those who violate these are punished. In other words, you might want a system where at least a minimum is granted to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. This is the spirit behind thinking about right. फिर यहाँ देखिए शायद आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उससे हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सब उपलब्ध करानी है। देखिए पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कहा, आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उन्हें सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहाँ हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। देखिए अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अब देखिए व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए जो कहा गया कि राइट्स आर क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. Equally, देखिए यहाँ पर क्या, equally our action should not also harm or hurt others. So a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. You cannot have a right that harms or hurts others. You cannot have a right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable. They should be such that can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अधिकार किसी व्यक्ति का
अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार किसी व्यक्ति का, देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपको अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। अब आगे हम देखिए, क्या आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। यूगोस्लाविया के सब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावा करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव है। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। देखिए, जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी वी लिव इन। राइट्स एक्वायर मीनिंग, देखिए, राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट एंड दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए, व्हाट इज रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी हैज़ rightful becomes the basis of rights. That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. देखिए, हम कुछ दावे कर दें। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, हम कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वो हमारा अधिकार नहीं हो पाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। इसमें जो कहा गया, देखिए, व्हेन द यहाँ देखिए क्या कि व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स, अदरवाइज दे रिमेन merely हैज नेचुरल और मोरल राइट्स। द prisoners in Guantanamo had a moral claim not to be tortured or humiliated. But they could not go to anyone to enforce this claim. When law recognizes some claims, they became enforceable. We can then demand their application. When fellow citizens or the government don't respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So if we want to call any claim a right, it has to have these three qualities. Rights are reasonable claims of person recognized by society and sanctioned by law. देखिए, यहाँ पर जब समाज में मान्य कायदों को कानूनों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। देखिए, जब समाज में मान्यताओं को कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इससे अपने अधिकारों का हनन करते हैं।
ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकार और रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें यह तीन बुनियादी चीज़ होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। देखिए, लोगों के तार्किक दावे हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। देखिए, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। यहाँ पे कहा गया व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। इसमें जो कहा गया इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities। अब यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। इसमें जो कहा गया, लोकतंत्र की स्थापना के अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव, देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए, राइट्स आल्सो परफॉर्म, देखिए यहाँ पे जो कहा गया, राइट्स आल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन अ डेमोक्रेसी। राइट्स प्रोटेक्ट minorities from the oppression of majority. They ensure that the majority cannot do whatever it likes. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. देखिए, things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. This usually happens when those in majority want to dominate those in minority. देखिए, the government should protect the citizens' right in such a situation, but sometimes elected government may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government, so that the government can't violate them. In most democracies, the basic rights of the citizen are written down in the constitution. देखिए, यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे। इससे कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। तो फिर आप आगे यहाँ पर देखिए, कहा गया क्या, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। भारतीय संविधान में अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान में जो अधिकार है उनकी चर्चा आपको की गई। देखिए, इन इंडिया लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, दीज राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ आर गिवन ए स्पेशल स्टेटस। दे आर कॉल्ड fundamental rights. We have already read in chapter 2 the preamble to our constitution. It talks about securing for all its citizens equality, liberty and justice. Fundamental rights put this promise into effect. They are an important basic feature of India's constitution. विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यावहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है।
देखिए यहाँ पर यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स, कैन यू रिकॉल दिस, व्हाट एग्जैक्टली डू दिस राइट्स मीन फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, लेट अस लुक एट दिस वन बाय वन। यहाँ देखिए आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नज़र डालें। फिर पहला देखिए आपको राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार आपके यहाँ पे है। समानता का अधिकार देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यहाँ देखिए it means that the laws apply in the same manner to all, regardless of a person's status. This is called the rule of law. Rule of law is the foundation of any democracy. It means that no person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, government officer, and an ordinary citizen. देखिए यहाँ पे जो समानता का अधिकार की बात कही गई, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। देखिए इसका मतलब यह हुआ किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे देखिए यहाँ पर इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या समान नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या समान नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। एवरी सिटीजन देखिए यहाँ पर एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू a small farmer, every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same laws. No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person. For example, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charge of cheating. That the court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file papers just like an other citizen. अब आगे यहाँ पर कहा गया कि प्रधानमंत्री व दूर दराज के गाँव का कोई खेती और मजदूर सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इसके बाद आगे यहाँ पे जो कहा गया उसको समझिए। देखिए दिस बेसिक पोजीशन, यहाँ पे जो कहा गया दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लैरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल। Similarly, there shall be no restriction with regard to use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playground, and places of public resort maintained by government or dedicated to the use of general public. This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to cross all public places. यानी कि इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार कुछ निहितार्थ को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। अब आगे यहाँ पे कहा गया
इसमें देखिए द सेम प्रिंसिपल, यहाँ देखिए क्या कि द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पब्लिक जॉब्स और सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स relating to employment or appointment to any position in the government. No citizen shall be discriminated against or made ineligible for employment on the grounds mentioned above. Like you have read in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled castes, scheduled tribes, and other backward class. Another backward class, देखिए various government have different scheme for giving various government have different scheme for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kinds of jobs. Are these reservation against the right to equality, against to हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि अगेंस्ट यहाँ पर एक देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि शेड्यूल ट्राइब्स, देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. वेरियस गवर्नमेंट हैव डिफरेंट स्कीम फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन, पुअर और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सम काइंड्स ऑफ जॉब. आर दी रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी? दे आर नॉट. फॉर इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड. देखिए नो मैटर व्हाट दे नीड. इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरीवन an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Sometimes it is necessary to give a special treatment in someone in order to ensure equal opportunity. This is what job reservation do. देखिए just to clarify this, the constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों का स्पष्ट करके और साफ किया है. सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती. दुकान, होटल और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता. इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जाता. ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से होता है. सरकारी नौकरियों पर यह सिद्धांत लागू होती है. सरकार में किसी पद या नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए देखिए यहाँ पर क्या कि सभी नागरिकों के अवसर की समानता है. उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार का आयोग नहीं करार दिया जा सकता है या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था की. अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब, व्यावसायिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है. आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है. समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना. समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी देखिए यहाँ पर क्या कि पर असल में ऐसा नहीं है. समानता का मतलब हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना है. समानता का मतलब हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है. कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है. आरक्षण यही करता है. इसी बात को स्पष्ट करने के संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है. अब देखिए यहाँ पर कुछ खास जो चीज़ें लिखी थी. देखिए मौलिक अधिकार के अंदर जो कहा गया था, पहला देखिए समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके यहाँ पे है. इसमें जो आपको कहा गया उसके बाद देखिए यहाँ पर जो देखिए द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पब्लिक जॉब्स, ये तो हो चुकी थी. अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया कि पनिशमेंट एक्टिविटी, आपको यहाँ पर देखिए एक्टिविटी छोड़ दीजिए. उसके बाद आपको यहाँ पर है देखिए मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी है. छुआछूत के अनेक रूप यहाँ पर देखिए. इन 1999, P. Senath wrote a series of news reports in the Hindu describing untouchability and caste discrimination that was still being practiced against those or person belong to scheduled caste. He traveled to various parts of the country and found that in many places
Tea store kept two kinds of cups, one for dates and one for others. देखिए barbers refused to serve date clients. Date students were made to sit separately in the classroom or drink water from separate pitcher. Date grooms were not allowed to ride a horse in the wedding procession, and date were not allowed to use common hand pumps, or if they did, the hand pump was washed to purify it. देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि 1999 में आपको प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों की या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख मारा, लेकिन वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर वो पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दैत्यों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम देखिए हजाम दैत्यों के बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते। दैत्य छात्रों को देखिए दैत्य छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दैत्य दूल्हों को बारात में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। दैत्यों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता, या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? अब आगे देखिए राइट टू फ्रीडम की बात यहाँ पर की गई है। राइट टू फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, देखिए राइट टू फ्रीडम जो आपके यहाँ पर है, राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर कहा है। इसके बाद यहाँ पर जो कहा गया इसको आप देख सकते हैं कि किसी तरह का भेदभाव ना होने पर, देखिए किसी तरह का, एक मिनट, राइट टू फ्रीडम के पहले आप देखिए किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान देखिए संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से रद्द करार दिया गया है, करार दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यता और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है और या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आपके यहाँ पर है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम आपके यहाँ पर है। राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम आपको यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करें। देखिए फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। देखिए फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ, इट मीन्स अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। वी वांट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री। We want to do things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. देखिए so under the Indian Constitution all citizens have the right to। देखिए स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना होना ना सरकार का ना व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसी भारतीय संविधान ने प्रत्येक नारी को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है। देखिए यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ देखिए क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए पहली बात जो यहाँ पर कहा गया, देखिए पहले आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरा आपको मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है। फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर कहते हैं क्या कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है। और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता है। फिर यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम in such a manner that violates other right to freedom. Your freedom should not cause public nuisance or disorder. You are free to do everything which injures no one else. Freedom is not unlimited license to do what one wants. Accordingly, the government can impose certain reasonable restriction on our freedom in the larger interest of the society.
देखिए यहाँ जो कहा गया, याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप देखिए आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है, होता हो। आपकी स्वतंत्रता शारीरिक देखिए आपकी स्वतंत्रता शारीरिक परेशानी या अवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब देखिए आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरे को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इज वन ऑफ द essential फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। आवर आइडियाज देखिए आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली when we are able to freely communicate with others. You may देखिए यहाँ बहुत अच्छी आवर आइडियाज एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली when we are able to freely communicate with others. You may think differently from others even if 100 people think in one way. यू शुड देखिए यहाँ पर क्या, यू शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्रेस योर व्यूज अकॉर्डिंगली। देखिए यू मे डिसएग्री विथ ए पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन in your conversation with parents, friends and relatives. You may publicize your views through a pamphlet, magazine or newspaper. You can do it through paintings, poetry or songs. However, you cannot use this freedom to instigate violence against others. You cannot use it to incite people to rebel against government. देखिए यहाँ पे जो कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता। अभिव्यक्ति की यहाँ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करने शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गई है। देखिए दूसरे से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार किसी नीति से या संख्या किसी संगठन से असहमति किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने को स्वतंत्र है। आप अपने विचारों को पर्चा छाप के अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत की ओर नहीं उकसा सकते। आप किसी खिलाफ यहाँ देखिए आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत करने नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने, उसकी प्रतिष्ठा गिराने बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstration on any issues. देखिए क्या नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। देखिए हम जो कहा गया, सिटीजन्स हैव द फ्रीडम्स टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जो आपको है, यहाँ देखिए जो खास बात कहा गया, देखिए नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। एक यहाँ पर जो खास बात देखिए कहा, उसमें आपको क्या, दे में वांट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम है। देखिए जो यहाँ पर कहा गया कि दे में वांट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू ए कॉज और सीक। यहाँ देखिए सीक वोट्स फॉर ए कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और breach of peace in society. Those who participate in these activities and meetings should not carry weapons with them. Citizens also can form association. For example, workers in a factory can form a workers union to promote their interest. Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption or pollution.
हैज सिटीजन्स वी हैव द, हम देखिए क्या कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे ये सब आपको किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हैज सिटीजन्स, देखिए हैज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल, यहाँ पे जो कहा गया, देखिए यहाँ पे हैज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्टी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेट अस से ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस इन हैदराबाद। ही मे नॉट हैव, देखिए ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ दैट सिटी। ही मे नॉट have even seen it ever. It has a citizen of India. He has the right to set up base there. This right allows lakhs of people to migrate from village to towns and from poorer regions of the countries to prosperous regions and big cities. The same freedom extended to choice of occupation. No one can force you to do or not to do a certain job. Women cannot be told that some kinds of occupation are not for them. देखिए people from deprived caste cannot be kept to their traditional occupation। यहाँ जो कहा गया, एक यहाँ देखिए क्या कि किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। देखिए हम भारत के किसी भी हिस्से में रहे और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या कहीं उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है कि देखिए यहाँ पर उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत लाखों लोग गाँव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं। देखिए बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। देखिए यहाँ पे जो कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए it means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence. It also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. Even when they do, they have to follow some procedures. देखिए यहाँ पर जो खास बातें कही गई उसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गाँव से निकलकर शहरों और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसा ही स्वतंत्रता एक ये हो चुका है। ये देखिए संविधान कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो खास बात कहा गया, देखिए ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आगे यहाँ पर कहते हैं गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होगी। देखिए यहाँ पर जो कहा, ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यहाँ देखिए जो खास बात आपको यहाँ पर है
गिरफ्तारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। फिर देखिए, सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर और एंगेज ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस। ऐसे व्यक्ति को वकील के विचार विमर्श करने और वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के वकील रखने का अधिकार होता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए, लेट अस रिकॉल द केस ऑफ गुआंतामो बे। देखिए, गुआंतामो बे एंड कोसोवो, द विक्टिम्स इन बोथ दीज केस फेस ए थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, आइए एक बार फिर से गुआंतामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात यहाँ पर की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है, जिसको बोलते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। देखिए, वंस द राइट टू लायबिलिटी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड, इट फ्लोज दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट not to be exploited. Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. देखिए, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नारी को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। The Constitution mentioned three specific bills and declares these illegal. First, the Constitution prohibits traffic in human beings. Traffic here means selling and buying of human beings, usually women, for immoral purpose. Second, our Constitution also prohibited यहाँ देखिए कि सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म। बेगर इज प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट ए नॉमिनल remuneration. When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नारी को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। जिसमें पहला देखिए, पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह ऐसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दियासलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ these न्यूज़ रिपोर्ट्स राइट ए लेटर टू द एडिटर और ए पिटिशन टू कोर्ट ए हाईलाइटिंग द वायोलेशन ऑफ राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको अखबार कटिंग दे उसको समझने का प्रयास करती है जो आपको है। देखिए, ए पिटिशन वाज फिल्ड। देखिए, अब ए पिटिशन वाज फिल्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट। द पिटिशनर सेड ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 7 and 12 वर टेकन फ्रॉम विलेज इन सलीम डिस्ट्रिक्ट एंड सोल्ड एट ऑक्शन एट ओलूर नगर इन केरला त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। द पिटिशनर रिक्वेस्टेड, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया एक्टिविटी आपके यहाँ पे है, the Constitution doesn't give people their religion, then how can it give people their right to practice their religion? देखिए, यहाँ पे जो कहा गया कि हमारा संविधान जो आपको बाबू है, देखिए यहाँ पर क्या संविधान लोगों का धर्म नहीं तय करता पर लोगों को अपने धार्मिक कामकाज करने का अधिकार इसे क्यों देना पड़ा।
तो फिर आगे आपके यहाँ पर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पार्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली। यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया is a secular state. Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. देखिए secularism is based on the idea that the state is concerned only with relation among human beings and not with the relation between human beings and God. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. Indian secularism practice an attitude of a principle and equal distance from all religions. The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखना है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होगी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रोग्रेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट दिस रिलीजन। He or she believes in every religious group or sect या section is free to manage its religious affairs. A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement, or allurement. Of course, a person is free to change religion on his or her own will. Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. For example, one cannot sacrifice animal or human beings as offering to supernatural force or gods. Religious practice which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed. For example, one cannot force a widow to shave head or wear white clothes. यहाँ देखिए क्या हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य व्यक्तियों को संतुष्ट करने के नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ देखिए जो खास बात देखिए, ए सेकुलर स्टेट, यहाँ पर जो देखिए एक खास बात है कि ए सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्राइविलेज और फेवर और एनी पार्टिकुलर रीजन, nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. Thus, the government can't compel any person to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. There shall be no religious instruction in the government educational institution. In educational institution managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious institution or to attend any religious worship. देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ
भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसको देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात की। यू माइट वंडर, यहाँ हम देखिए क्या you might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. Why are there no special guarantees for the majority? Well, for the simple reason that the working of democracy gives power to the majority. It is language, culture, and religion of minority that needs a special protection. Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of language, religion, and culture of the majority. That is why the constitution specifies the cultural and educational rights of the minorities. आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। वो अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। देखिए पहला कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव ए राइट टू कंजर्व इट। देखिए नागरिकों में विशिष्ट भाषा, संस्कृति और किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। और फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए आप एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और एडमिशन टू एनी एजुकेशन Admission to any education institution maintained by a government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language। यहाँ देखिए क्या कि दूसरी जो कहा किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि एक खास बात जो देखिए ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। हियर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। इन सम प्लेस पीपुल स्पीकिंग ए पार्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजोरिटी। देखिए पीपुल स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज आर इन ए माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फ्रॉम ए मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर इन माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। सिक्स कंस्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन पंजाब बट दे आर इन माइनॉरिटी राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। देखिए सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। फिर कहते हैं यहाँ पर नागरिकों में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। कि यहाँ अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक है, पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक है। हमें ये अधिकार कैसे, यहाँ पर जो कहा गया देखिए हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स। देखिए हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। देखिए इफ राइट आर देखिए हाउ कैन वी सिक्योर, यहाँ जो कहा गया हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स। इसमें जो आपको कहा गया हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स में देखिए इफ राइट्स आर लाइक guarantees they are of no use if there is no one to honor them. The fundamental rights in the constitution are important because they are enforceable. We have a right to seek the
देखिए हम जो कहा गया, वी हैव अ राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन राइट, दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस itself is a fundamental right. This right makes other right effective. It is possible that sometime our rights may be violated by fellow citizens, private bodies, or by the government. When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is, देखिए आप, if it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state. That is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedy the heart and soul of our constitution. यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह करता है, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों, यहाँ आप देखिए, अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने को उपाय, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कई बार हमारे अधिकार का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। एक यहाँ पर जो कहा गया कि मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकार उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के जो कुछ जरूरी है वो करने में सक्षम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड, ये जो कहा गया फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, द एक्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड। वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट organization like the nationalized banks or electricity boards. Courts also enforce the fundamental rights against the private individual and bodies. The Supreme Court and High Courts have the power to issue direction orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. They can also award compensation to the victims and punishment to the violators. We have already seen in chapter 4 that the judiciary in our country is independent of the government and the parliament. We also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the right of the citizens. यहाँ देखिए जो कहा गया, मौलिक अधिकार को हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित को हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन को देखिए यहाँ क्या उल्लंघन को लेकर कोई व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। अब देखिए in case of any violation of a fundamental rights, the aggrieved person can go to a court for remedy, but no any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is of social or public interest. It is called public interest litigation, PIL. Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or a High Court for the protection protection of public interest against the particular law or action
of the government. One can write to the judge or even on a postcard. The court will take up the matter if the judge find it in public interest. इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही तो वे मामलों के विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ, यहाँ जो कि इससे पहले इसमें जो आपको कहा गया उसको देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ, देखिए एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स मतलब अधिकारों का बढ़ता दायरा। यहाँ पर देखिए क्या कि वी began this chapter by discussing the significance of rights. In much of the chapter we have focused only on fundamental rights in the Constitution. You might think that fundamental rights granted by the Constitution are the only rights citizens have. This is not true. While fundamental rights are the source of all rights, our Constitution and law offers a wider range of rights. Over the years, the scope of rights has expanded. हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के मजादार हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाला अधिकार है। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत से अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। देखिए यहाँ पर क्या यहाँ जो कहा गया, देखिए समटाइम इट लीड्स टू expansion in the legal rights that the citizen can enjoy. From time to time the courts gave a judgment to expand the scope of rights. Certain rights like right to freedom of press, right to information and right to education and derived from the fundamental rights. No school education has become a right of Indian citizens. The government are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. Parliament has enacted a law giving the right to information to the citizen. This act was made under the fundamental right to freedom of thought and expression. We have a right to seek information from government office. Recently, the meaning of the right to life to include the right to food. Also, rights are not limited only to fundamental rights has enumerated in the Constitution. Constitution provides many more rights which may not be fundamental rights. For example, the right to property is not a fundamental right, but it is a constitutional right. Right to vote in election is an important constitutional right. देखिए यहाँ पर sometime the expression takes place in what is called human rights. These are universal moral claims that may or may not have been recognized by law. In that sense, these claims are not going by the definition that we presented earlier. With the expansion of democracy all over the world, there is a greater pressure on government to accept these claims. देखिए हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी। इस पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा देखिए यहाँ पर क्या पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। देखिए आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाला अधिकार है। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष से सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया। यह अधिकार विचारों और व्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का विस्तार होता है। ये असल में समान नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें
इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब वे इन असमान नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों की दायरा बढ़ाने में मदद की। उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए कहा गया some international conventions have also contributed to the expansion of rights। यहाँ पे एक खास बात जो देखिए कहा गया thus देखिए ये जो इसको थोड़ा सा देख लीजिए thus the scope of right has been expanding and new rights are evolving over time। they are result of a struggle of the people। new rights emerge as societies develop or as new constitutions are made। the constitution of South Africa guarantees its citizens several kinds of new rights। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का जो दायरा है वह बढ़ता जा रहा है। हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। यह लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार आपको है राइट टू प्राइवेसी सो दैट सिटीजन और देयर होम कैनॉट बी सर्चेड, देयर फोन्स कैनॉट बी टैपेड, देयर कम्युनिकेशन कैनॉट बी ओपन। देखिए निजता का अधिकार इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते और उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर जो खास बात राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बींग। यहाँ देखिए जो कहा गया एक राइट टू एनवायरनमेंट, देखिए पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। अब आगे देखिए राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। देखिए राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया हैज वेल। व्हाट डू यू थिंक? देखिए अनेक लोग मानना है कि हाँ काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता का अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसका क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर जो कहा गया उसके साथ साथ देखिए यहाँ एक आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का संस्था है, उसको देखिए क्या है ये। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम का जो आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए। Amnesty International, an international organization of volunteers who campaign for human rights. This organization brings out independent reports on the violation of human rights all over the world। देखिए जो यहाँ पर कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए कि मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। फिर यहाँ पर कहता है क्या, देखिए क्लेम की बात की गई है। देखिए क्लेम की बात की गई, देखिए क्लेम डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट और ए पर्सन मैक्स ए पर्सन मैक्स ऑन फेलो सिटीजन सोसाइटी और द गवर्नमेंट, इसको क्लेम बोलते हैं। क्लेम देखिए क्या होता है दावा, सभी नागरिक को समाज सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग को हम क्लेम बोलते दावा बोलते हैं। कोवेनेंट क्या होता है कि प्रोमिस मेड बाय इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और कंट्रीज टू अपहोल्ड ए रूल और प्रिंसिपल, इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द signatories to the agreement और statement। देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो आपको कहा गया प्रतिज्ञा पत्र जिसको बोलते हैं, सभी नागरिक को समाज सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकार नियमों और देखिए प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति समूह या देशों का वायदा, ऐसे बयान या संधि दस्तखत करने वाले इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दलित ए पर्सन हु बिलोंग टू द कास्ट विच वर कंसिडर्ड लॉ एंड नॉट टचेबल बाय अदर्स। दलित्स आर ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स सच एज द शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्रेस्ड क्लास etc।
देखिए ऐसी जाति में देखिए क्या ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जाति के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इतनी ग्रुप देखिए एंड इतनी ग्रुप इज ए ह्यूमन पॉपुलेशन हुज मेंबर यूजुअली आइडेंटिफाई विथ ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन एंसेस्ट्री पीपुल देखिए यहाँ पर क्या पीपुल ऑफ एन इथनिक ग्रुप आर यूनाइटेड बाय कल्चर प्रैक्टिस रिलीजियस बिलीफ्स एंड हिस्टोरिकल मेमोरीज। जातीय समूह क्या हो देखिए मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हो, ऐसी एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरण, धार्मिक विश्वास और ऐतिहासिक स्मृति से जुड़े होते हैं, उसी को हम इथनिक ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए ट्रैफिक क्या होता है देखिए सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन फॉर इमोरल पर्पस इज कॉल्ड ट्रैफिक। मतलब अवैध व्यापार के अनैतिक कामों की स्त्री पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री को हम ट्रैफिक बोलते हैं, अवैध व्यापार बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपको सम्मन देखिए एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट आस्किंग ए पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। सम्मन देखिए अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया, उसी को सम्मन बोलते हैं। देखिए रीट क्या होता है, ये फॉर्मल देखिए यहाँ पर क्या रीट देखिए यहाँ ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड रीट। रीट में यहाँ पर देखिए जो कहा गया ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश को रीट बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया, इसका देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें फिनिश होती है। एक खास बात देख लीजिए, इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक अधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है पहला, काम करने का अधिकार। हर किसी को काम करने अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर है। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार है। हाँ समुचित जीवन देखिए समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है। बीमारी के समय इलाज है। प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारी से रोकथाम है। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुँच। देखिए दिस इंटरनेशनल कन्वेनेंट recognizes many rights that are not directly a part of the fundamental rights in the Indian Constitution. This has not yet become an international treaty, but human rights activists all over the world see this as a standard of human rights. This include right to work opportunity to everyone to earn livelihood by working, right to safe and healthy working condition, fair wage that can provide decent standard of living for the workers and their families, right to adequate standard of living including adequate food, clothing and housing, right to social security and insurance, right to health, medical care during illness, special care for women during childbirth and prevention of epidemics, right to education, free and compulsory primary education, equal access to higher education। इसके बाद एक बच जो गया तो उसको यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बच गया तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या डू यू नोटिस रेफरेंस टू द नेशनल देखिए यहाँ पर क्या आपने ऊपर बने न्यूज़ कॉलेज पे ध्यान दिया, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों, गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इनके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। सो यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए
के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है या किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले इसके पास निम्नलिखित पते पर भी शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली, 11,23,000। आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है, ना फॉर्म और ना कोई तय तारीख। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ही 26 राज्यों 10 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार मतलब 28/8 के अनुसार में राज्य मानवाधिकार आयोग है। अधिक जानकारी का www.nhrc.nis.in पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको हो गया, यहीं तक इसको रखिए। यहाँ से देखिए क्लास 9 का पूरा जो सिविक्स है वो पूरी तरह से फिनिश होता है।